नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और एबीपी न्यूज पर वक्त है महादंगल का। शाम के 5 बजने वाले हैं और आज की सबसे बड़ी खबर ये रही कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध करने वाले देश भर के सवर्ण छात्र आज बोल रहे हैं शुक्र है सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि इन नियमों प्रावधान इसमें स्पष्ट नहीं रहा और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के बाद देश में अब नई बहस छिड़ गई है कि आखिर केंद्र का मकसद इस बिल के पीछे था क्या। विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार छात्रों के बीच फिर से मंडल और कमंडल का दौर लाकर सामाजिक बंटवारा चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मंशा पर आज रोक लगा दी है। तो सत्ता पक्ष का जवाब है कि पीएम मोदी ने कभी भी विभेद की राजनीति नहीं की। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, जो कि इस मामले में बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने दावा किया है कि संसदीय समिति ने फर्जी शिकायत पर सजा हटाने और सामान्य वर्ग के छात्रों को नियमों से बाहर रखने की सिफारिश नहीं की थी। ये दोनों ही फैसले यूजीसी ने अपने मन मर्जी से कर लिए। तो क्या यूजीसी पर सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं है? नए नियमों पर क्या क्या बड़ी बातें निकल कर आई वो आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में जो चिंता जाहिर की है उस पर ध्यान देना जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद क्या हम जाति और वर्गहीन समाज बनने के अपने लक्ष्य पीछे हटाकर अब उल्टी दिशा में आगे की ओर बढ़ चले हैं। कोर्ट की ये चिंता उन सियासतदानों से सवाल है जिनके लिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हर छात्र के लिए संजीवनी है। जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाएगा तो उसके भीतर ये डर नहीं रहेगा कि कहीं उसे जाति या भेदभाव के झूठे आरोप में फंसा न दिया जाए। यानी इस फैसले से छात्रों के भीतर ही एक बंटवारे की आशंका थी, उस पर ब्रेक लग चुका है। इसीलिए कोर्ट के फैसले के बाद ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या सियासी फायदे के लिए देश को जातिवाद के विवाद में उलझाया जा रहा है? क्या छात्रों को पढ़ाई की जगह जाति की लड़ाई का पाठ पढ़ाने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, अगड़ा पिछड़ा विवाद को आगे कर जरूरी मुद्दों से ध्यान क्या भटकाया जा रहा है? इन्हीं सवालों पर आज महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन इस मसले पर अब तक की जो जुबानी जंग सामने आई है, किस तरह से लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, वकीलों की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आपको दिखाते हैं। कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम हैं उस पर टोटल रोक लगाई है, पूर्णतः उसे एबियंस में डाला है। जब सरकार इस तरीके के कानून को लाएगी तब हम उसका विरोध करेंगे। यूजीसी एक काला कानून लागू कर पिछले 13 जनवरी को छात्रों को आपस में लड़ा रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इसका हम लोग स्वागत करते हैं। छात्रों की बहुत बड़ी नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। सबका मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मंशा को पहचाना, इनकी काली करतूत को पहचाना और इससे लगाया है। तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। अब व्यवहारिक गाइडलाइन थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके उस पर रोक लगा दी है। अब जो न्यायालय का निर्णय हो तो अनुसार उसको आगे करेंगे। कौन सा झटका है? देखिए, सरकार भी तो बात मान रही है कि कानून बनता है, अगर कानून संशोधन होते हैं, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए तो भी अदालत है ना। ये तो ठीक ही तो अच्छा किया है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था, जो हुआ तो अच्छा हुआ। यूजीसी के नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो बड़ी बातें कही गई हैं उसका ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं और डिटेल में जानकारी देते हैं। आज़ादी के 75 साल के बाद भी भेदभाव होगा। हम जाति विहीन समाज की ओर अगर अग्रसर हो रहे हैं तो उसके बजाय हमें पीछे क्यों खींचा जा रहा है? शैक्षणिक संस्थाओं में भेदभाव ना हो, इसकी व्यवस्था हम सबको मिलकर की जानी चाहिए।
यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि नए नियमों का गलत इस्तेमाल संभव है, जिसको लेकर तमाम तरह के तर्क सरकार की ओर से दिए जा रहे थे, ये बताते हुए कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आपने जो नियम बना लिए उस नियम में ही भेदभाव था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। एक्सपर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। यहाँ पर अमेरिका जैसे हालात नहीं बने, देश की सर्वोच्च अदालत कहती है, और ये भी कहती है कि जहाँ गोरे अश्वेत बच्चे के लिए अलग अलग स्कूल थे। यूजीसी ने जो नियम बनाए, अब सवाल यह है कि आखिर किसके दबाव में बनाए गए। इस नियम के तहत जाति आधारित समाज की संरचना को क्यों यूजीसी आगे बढ़ाना चाहता था? अगड़े पिछड़ों में बंटवारा आप स्कूल कॉलेज में क्यों करना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी, देश के 100 बड़े बड़े टॉप यूनिवर्सिटी उठाकर देख लें, एक में भी हिंदुस्तान शामिल नहीं होता है। बजाय इसके कि देश में यूनिवर्सिटी टॉप लेवल की हो, विदेशों से हम तुलना कर पाएं, हम ये दिखा पाएं दुनिया को कि शिक्षा का स्तर क्या है हिंदुस्तान के भीतर, उसकी बजाय हम कर रहे हैं जाति आधारित समाज की संरचना, और इसको लेकर अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं। अगर इसको लेकर इतना विरोध नहीं होता, मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, तो जरा सोचिए सरकारों की ओर से, यूजीसी की ओर से क्या किया जाता। इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में सवर्ण समाज के लोगों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। और अब आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज की ये महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे कराते हुए चर्चा करेंगे। हमारे साथ शायना एनसी जी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आप नेता हैं शिवसेना शिंदे गुट से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुजाता पांडे है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ अनुराग ढांडा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, सांसद, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कलराज मिश्रा जी, पूर्व राज्यपाल, हमारे साथ होंगे। विष्णु जैन जी, याचिकाकर्ता के वकील, भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले शायना एनसी जी, लगातार इस मुद्दे पर आपसे बातचीत हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता जब से विरोध प्रदर्शन तेज हो गया, और हम जानते भी हैं कि 80% सवर्णों के वोट पाने के बावजूद यूजीसी के नियमों को लेकर कितनी बड़ी कोताही भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है, आईने में अपना चेहरा कम से कम वो लोग देखेंगे जो यूजीसी के नियमों को लेकर तारीफ पर तारीफ बीते दिनों करते हुए नजर आ रहे थे। आज कोर्ट के इस फैसले के बाद टिप्पणी शायना एनसी जी। सर्वप्रथम तो चित्रा जी मैं ये कहूँगी कि यूजीसी का एक ही लक्ष्य है कि हायर एजुकेशन में कहीं भी भेदभाव न हो और कहीं भी सवाल न उठे, सबको इंक्लूसिव लें और इंस्टीट्यूशन अपना काम करें। अभी 4 मुख्य जो बिंदु है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, जहां देखते हैं कि कोई मैनिपुलेशन नहीं हो, कहाँ भी कंप्लेंट हो तो वो प्रमोट किया जाए, लोगों को साथ ले, अलग अलग वर्ग स्तर के लोग आते हैं हायर एजुकेशन के लिए। इक्विटीज़ कमेटी के ऊपर बहुत चर्चा हुई है चित्रा जी, लेकिन ये पहली बार है जहां महिलाओं को नेतृत्व करने का एक मौका मिला है, कमेटी पे बैठने का चांस मिला है। तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज नहीं है, विमेन भी हैं और दिव्यांग है। ये बहुत बड़ी सोच है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, और मैं मानती हूँ कि जो 24/7 हेल्पलाइन है, वहाँ कोई भी रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी भी आके रिपोर्ट कर सकते हैं जो कोई गलत इंसिडेंट होता है। और जहाँ तक पेनल्टीज़ का सवाल है, कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ पैसे का अंडरहैंड डीलिंग कर रहे हैं या फिर नॉन कंप्लायंस है, वहाँ उनके प्रति तहकीकात। और ये मॉनिटरिंग कमेटी जो यूजीसी का है, उसका एक ही लक्ष्य है कि जहाँ भी इन्वेस्टिगेशंस हो और ऑब्जेक्शंस हो, वहाँ कंक्लूसिव एविडेंस के साथ निर्णय। अभी जिस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वयं ये रेगुलेशंस लाए, नहीं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार जो एक निर्णय लिया जाता है जो सबके हित में है, तो सिर्फ जो गलत हो सकता है या हुआ है अगर उसके प्रति न देखते हुए, तो इसको लेकर छात्रों को सड़क पर क्यों उतरना पड़ता? सरकार के ऊपर भेदभाव के आरोप क्यों लगते? ये क्यों पूछा जाता कि सरकार मंडल और कमंडल के दौर को वापस लाना चाहती है? आप एआई बनाने की बात करते हैं, आप दुनिया में आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हम शिक्षा के मामले में नीचे गिरते जा रहे हैं, और यहाँ पर यूजीसी नियम ला रहे। शिक्षा मंत्री को क्या ध्यान में नहीं था? और शिक्षा मंत्री के टेबल पर जब ये बातें गई होंगी तो उनको देखना चाहिए था। भेदभाव रहित समाज हमें बनाना है। एक वर्ग के भीतर जाति का जहर इतना ज्यादा हम नहीं बो दें कि आज हम जहां पर खड़े हैं उससे कहीं ज्यादा हम पीछे चले जाएं। शिक्षा मंत्री को यह ध्यान रखना चाहिए कि जाति विहीन समाज बनाने की जरूरत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आईना दिखाया है,
और यहाँ पर जल्दी से मैं बता देती हूँ, पप्पू यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जो अहम पॉइंट्स निकल कर आए हैं। कोर्ट ने पूछा है, जब भेदभाव की परिभाषा पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की आखिर क्या जरूरत पड़ी थी? इस सवाल का जवाब तो यूजीसी को, सरकार को देना होगा। कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया है कि रेगुलेशन में रैगिंग को क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि ये कैंपस में एक बड़ी समस्या है। सीजेआई ने कहा कि अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस मामले को बार बार हम लोग भी, क्योंकि हमने देखा है SC ST वर्ग के तमाम वो जो गरीब लोग हैं दलित वर्ग के, वो आज भी पीछे ही रह गए हैं। उनको आज भी उन्हीं तरह की दिक्कतों का सामना करता है जो 1950 में करना पड़ता था। लेकिन उनके आरक्षण को जो पैसे वाले दलित वर्ग के लोग हैं वो आरक्षण का पूरा लाभ ले लेते हैं। पैसा वाला और पैसे वाला बन जाता है और गरीब हमारा अभी भी वैसा बना हुआ है। सीजेआई ने कहा अनुसूचित जातियों में भी कई लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो चुके हैं। हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम फिर से पीछे नहीं जा रहे? सीजेआई ने अलग अलग जातियों के लिए हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सब साथ रहते हैं। आज इंटर कास्ट मैरिज भी होती है। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। अब मैं आ जाती हूँ पप्पू यादव जी आपके पास। जब सीजेआई सूर्यकांत की ओर से ये कहा जाता है कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, क्या आज हम उससे पीछे हटते हुए उल्टी दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं? देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से जब ये टिप्पणी आती है सामने, क्या ये माना जाए सवर्ण छात्रों को न्याय मिला है? पप्पू यादव जी। चित्रा जी, पहले तो थोड़ा देर चुप रहिएगा, क्योंकि आप एक तरफा बात करते हैं, तो थोड़ा देर चुप रहिएगा। मैं सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं और हमेशा हमारी मूल्य और संस्कृति उच्च आदर्श रहा है लोकतांत्रिक मूल्यों में दुनिया में कि हम अपनी संस्थाओं का सम्मान करते हैं। सिर्फ ये 12-13 सालों से संस्थाओं का सम्मान, सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पहले भी बहुत सारे निर्णय दिए हैं जिसमें भारत सरकार ने अध्यादेश लाया। एक घटना नहीं है, कई ऐसे घटना हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अनरेस्पेक्ट किया गया, तब कुछ नहीं हुआ। जब सर्वोच्च न्यायालय को निकाल दिया गया कॉलेजियम से, ये चुनाव आयोग के मेंबर से, कि उसमें कुछ नहीं होगा, तब नहीं कुछ हुआ। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिए हैं वो स्वागत है और सबको सम्मान करना चाहिए। सरकार की बात मैं करना चाहूँगा। सरकार के बारे में मेरी अपनी बिंदु है कि जो बात आज गिरिराज ने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय की चीज़ों को सम्मान करते हैं, जो बात आई इसमें ना तो स्वर्ण की बात थी। जब स्वर्ण समाज आयोग बना था और उसमें भी कई सारे कानून आए थे और एक आयोग बनी, तो स्वर्ण समाज के अधिकार के लिए सभी वर्गों ने, सभी समाज के लोगों ने उनका रेस्पेक्ट किया। फिर जब 10% आरक्षण की बात आई, तब क्या समाज आपको जाति विहीन और तब आपको क्रीमी लेयर नहीं दिखा? तब सभी लोगों ने कहा कि नहीं, 10% नहीं, 15% दीजिए। पप्पू यादव जी, आप कैसे सांसद है पूर्णिया के, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? EWS कोटे के गरीब लोगों को सवर्ण आरक्षण दिया गया था, 10% किन लोगों को आरक्षण दिया गया? जो गरीब हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है पप्पू यादव जी। अब पप्पू यादव के बच्चों को क्यों चाहिए आरक्षण? नहीं, आप ये आरोप लगा रहे हैं ना कि एक तरफा बातें मैं किया करती हूँ, एक तरफा बातें आप करते हैं, और आपको सोचना चाहिए पप्पू यादव जी, पूर्णिया के आप सांसद हैं। जाति देखकर आप विकास करेंगे वहाँ पर, जाति देखकर जो पूर्णिया में हवाई अड्डा बना है वहाँ पर जाति देखकर लोगों की एंट्री होगी। कैसी बातें करते हैं? कैसे सांसद हैं आप पप्पू यादव जी? गलत बात कर रहे हैं। अरे ये चित्रा जी, क्या ये कौन सी भाषा है? शुरू में आप कह रहे हैं एक तरफा बातें करती हैं, थोड़ा तमीज से आप बोले, थोड़ा तमीज से मैं बोलूंगी। ठीक से आप अपने साथ जैसा व्यवहार करते हैं, चाहते हैं, वैसा ही मेरे साथ भी करिए पप्पू यादव जी। हम लड़ाई लड़ते हैं तमीज से। नहीं, मैं आपको यहाँ पर कुछ कहने के लिए भी नहीं बैठी हूँ। अपने लिए जैसा चाहते हैं वैसा ही व्यवहार मेरे साथ भी करिए। हाँ, नहीं, पप्पू यादव क्या भगवान थोड़ी ना हो गए? पप्पू यादव, पप्पू यादव भगवान नहीं है। गलत बयानी करेंगे टोका जाएगा पप्पू यादव जी। गलत बयानी मत कीजिए, एक तरफा बातें। सवर्ण बच्चों के EWS जो गरीब कोटि के हैं, गरीबों को क्यों नहीं मिलना चाहिए आरक्षण? सारा आरक्षण का लाभ जो पैसे वाले लोग हैं वो लेकर जाएंगे, क्यों नहीं गरीब का बच्चा पढ़ेगा?
आप जैसे वही लोगों बात की वजह मैं से कह रहा गरीबों हूं। के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। एकदम गरीबों की आवाज आपको उठानी चाहिए और बैठकर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कोटा गिना रहे हैं। गलत बात है पप्पू यादव जी। आप बताइए ईडब्ल्यूएस में गरीब बच्चों को आरक्षण मिलता है, सभी सवर्णों को आरक्षण नहीं मिलता है। उसके लिए बाकायदा गाइडलाइन है। गलत बयानी मत कीजिए, सांसद हैं, पढ़ लिख कर आया करिए थोड़ा। बोलिए, आप गलत बयानी यहाँ मत कीजिए। बोलिए बोलिए, एकदम मिलना चाहिए। बोलिए। स्वर्ण जाति के गरीब को स्वर्ण उनको मिलना चाहिए। मैंने कहा 15% मिलना चाहिए। मैंने कहा जब कोई कोटा कटता है तो ईबीसी एसटी एससी को भी जो बात आ रही है 60-67% आरक्षण की लगातार बात कभी स्टालिन की सरकार ने लाया, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रोक लगाया तो स्वीकार किया गया। हमेशा सम्मान हुआ है। मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ ये कि जब बात ये होती है, देखिए इसमें ना तो स्वर्ण है, इसमें ना तो कोई ब्राह्मण राजपूत भूमिहार हैं, इसमें यादव भी हैं, कुर्मी भी हैं, कोयली भी हैं। जनरल में आप इसको अलग नहीं कीजिए। इसमें स्वर्ण की को बना करके रेखांकन नहीं किया गया है। कुछ लोगों ने कह दिया लड़कियों को प्रपोज करेंगे और लड़की नहीं मानी तो जाकर के कोई कुछ कह देगा। इसमें बात हुई है जो मुखविधिर है, जो विकलांग हैं, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, या जो ब्लाइंड हैं, या ऐसे सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं जिन्हें कभी ऐसे आधार पर कॉपी में नंबर 0 मिल जाता है, उनको राइट्स नहीं मिलता है टीचर के द्वारा, क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे रहते हैं उनकी मानसिकता कमज़ोर गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत ओपन नहीं है। कोई भी आयोग में अपनी बात रखेगा तो आयोग उसको कन्फाइंड होकर के प्रॉपर वे में देखेगा। इसमें ना तो कोई जाति की बात थी, ना इन लोगों ने, अब कुमार विश्वास टाइप के टप्पोरी लोग जो पैसा लेकर के कभी बर करते हैं उन्होंने गाली गलौज लिख दिया। इसी तरह के कई ऐसे बाबा ने कहा इच्छा मृत्यु दे दो। एक फर्जी नौकरी करने वाला ने कहा हम रिजाइन कर रहे हैं। एक अंधविश्वासी कर्मकांडी जो सनातन या हिंदू की बात करता है उन्हें पासवान, राम, दलित, गरीब, नुनिया, चंदवंशी, तेली, साव, चौधरी, जायसवाल, कुम्हार, कमार, राम, निषाद, मला, केवट, ऐसे लोग क्यों पसंद नहीं है ये मैं नहीं जानता हूं। जो बात अभी तुरंत गिरिराज जी ने कही, अरे पप्पू यादव जी किस बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? समाज में विभाजन की नई राजनीति आप यहाँ पर पैदा करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ पप्पू यादव जी, पूर्णिया में जब आप विकास का काम करवाते हैं तो उसमें देखते हैं कि किस जाति के लिए करना है, किसके लिए नहीं करना है। मुझे तो यही लग रहा है कि पप्पू यादव जब पूर्णिया में विकास का काम करवाते होंगे तो पहले देख लेते होंगे कि जाति के आधार पे करवाते हैं। यहाँ पर ऊंची जातियों के लोग रहते हैं, यहाँ सड़क नहीं बनवाऊंगा, यहाँ पर बनवा देता हूँ। क्या कैसी बातें हैं पप्पू यादव जी आपकी? और पप्पू यादव जी आपको यूजीसी के फिर इस नियम के बारे में पता नहीं है। बात बोलूं, उसमें ओबीसी को जब शामिल किया गया, एससी एसटी को तो पहले से मिल रहा था। जब ओबीसी को शामिल किया गया और 10% जो सवर्ण बच्चे उनको अलग रखा गया, तब सवर्णों ने विरोध शुरू किया। और बात यहाँ पर सवर्णों के विरोध की नहीं है। और सवर्ण अगड़ा पिछड़ा क्या होता है यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, तुम अगड़े हो, तुम पिछड़े हो, तुम इस जाति से हो, तुम उस जाति से हो। या हम बच्चों को बताएंगे कि नहीं आप बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पढ़िए और उस जैसा बनिए। हम ये दिन देखने के लिए इस समय यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। चौथी बड़ी, आप भी इतने बार 6 बार के सांसद हैं, कैसी बातें कर रहे हैं पप्पू यादव जी? अब आप कहेंगे मुझे तो जनता चुनकर भेजती है, तो कम से कम जनता के हित की बात भी करिए पप्पू जी। बोलिए 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 बोलिए। चित्रा जी एक रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, प्लीज सबको एक घाटी में मत घाटिए। हम हाथ जोड़ते हैं। आप बहुत, मैं नहीं बोलूंगा आपके साथ आज के बाद मैं कभी नहीं बैठूंगा। मैं एक बात आज आपको कह रहा हूं, कभी मैं एक बात आज आपको कह रहा हूं, अभी बिहार की कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव मेरे साथ नहीं बैठेंगे तो मेरा शो नहीं चलेगा। लेकिन पप्पू यादव सवर्णों का अपमान करेंगे तो मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। पप्पू यादव जी
आप सीधे यही कह रहे हैं कि नहीं मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा और यहाँ पर बैठकर आप जाति में विभाजित बातें कर रहे हैं और फिर आप यहाँ पर रोना रो रहे हैं। पप्पू यादव जी, आप बड़े सम्मानित सांसद हैं, आपके इलाके में जाकर मैंने रिपोर्टिंग की, आपके साथ वहाँ पर मैंने इंटरव्यू भी किया था और बैठकर आप कह रहे हैं कि नहीं करूंगा। आप नहीं करेंगे तो क्या मैं जर्नलिस्ट नहीं रहूंगी? पप्पू यादव इंटरव्यू नहीं करेंगे मेरे साथ तो मैं जर्नलिस्ट नहीं रहूंगी। लेकिन पप्पू यादव जी, जातिवादी मानसिकता से बाहर निकलिए, हमें एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। करने वाला कोई एंकर नहीं होगा। आप बेटी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, आप बलात्कार जो बेटी हुई है वो किस साथ ये कौन सा काम मैंने किया? ये किस बात पे कुकर्मी बोल रहे हैं मुझे? कौन सी बात पे पप्पू यादव जी कुकर्मी बोल रहे हैं मुझे? कौन सी बात पे बोल रहे हैं कुकर्मी? कौन सा कुकर्म किया है मैंने पप्पू यादव जी? कैसे सांसद हैं आप? कैसी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं एक महिला को लेकर? पप्पू यादव जी, कौन सा कुकर्म किया मैंने? आप जैसे बोलोगे कौन सा कुकर्म किया मिस्टर पप्पू यादव? पप्पू यादव को बोलोगे कौन सा कुकर्म किया? तीखे सवाल पूछ लिए, ये कुकर्म के श्रेणी में आता है। मैं लड़ाई बेटी की लड़ रहा हूँ, आप नफरत पैदा करते हो, आप समाज को तोड़ते हो। अब बेटी की लड़ाई कितनी लड़ रहे हैं वो आपके शब्द जो मेरे लिए आ रहे हैं उससे पता चल रहा है। तबके को बांटते हो, आप जातिवादी हो, आप उन्मादी हो, आप जातिवाद करते हो। पप्पू यादव गरीब बेटी के लिए लड़ता है, वो स्वर्ण जाति की बेटी है। पप्पू यादव कोरोना में एक घर पैसा पहुंचाता है, बाढ़ में जाता है। आप हम पर मत बोलना, यह हैसियत आपकी नहीं है। मैं स्वर्ण जाति, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। कोरोना में आपने काम भी किया, हमने भी स्टोरी चलाई, लेकिन अगर जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त सांसद आकर लोगों को बरगलाने का काम करेगा तो उसको आईना दिखाना हमारा काम है। और ये कुकर्म करना और ये कैसे शब्द हैं भगवान जाने। मतलब मैं आपको क्या बोलूं पप्पू यादव जी। और हाँ, आपके इंटरव्यू से मेरा शो नहीं चलता है, मेरा शो जनता से चलता है, जनता देखती है, इस वजह से चलता है। पप्पू यादव जैसे 10 लोग आएंगे, पप्पू यादव जैसे 10 लोग चले जाएंगे, लेकिन जनता की आवाज हमेशा मजबूत होनी चाहिए। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कलराज मिश्र जी इस वक्त पूर्व राज्यपाल जुड़ चुके हैं। कलराज मिश्र जी, आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये जो महत्वपूर्ण फैसला आया है, सरकार के लिए बड़ा झटका। यूजीसी को लेकर, सरकार को लेकर जो टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत ने की है, अब बहुत गहरे आत्ममंथन की जरूरत है। कलराज मिश्र जी, देखिए, यूजीसी के द्वारा जो नया नियम दिया गया है, ये निश्चित रूप से जाति भेद पैदा करने वाला है, छात्रों के अंदर एक विभाजन की स्थिति निर्माण करने वाला है और निश्चित रूप से ये बड़ा खतरनाक है। मैं इसको संविधान के विपरीत भी मानता हूँ, क्योंकि इसके कारण सामाजिक समता, सामाजिक समरसता विकृत होती है और बड़े खतरा की स्थिति निर्माण कर सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आकलन किया, उनको लगा कि स्थिति बड़ी खतरनाक है, इसलिए उसको स्थगित किया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया है स्पष्ट नहीं है और इसके कारण ये इस कानून का दुरुपयोग की संभावना ज़्यादा है, इससे लोग प्रताड़ित ज़्यादा हो सकते हैं। और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जो इक्विटी पोजीशन सेंटर है, जो शिकायत निवारण समिति है, इसके अंतर्गत जो लोग रखे जाएंगे उसमें समुचित तौर पर सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। और इसमें आइडेंटिफाई किया है कि पिछड़ा, एसटी, महिलाएं और विकलांग ये सुनिश्चित रूप से होंगे, जबकि 10 की कमेटी है, मिनिमम कोरम 4 का है। इसमें जब इनका नहीं होगा तो ये संदेह के घेरे में आ जाता है, इसके माध्यम से सवर्णों को और परेशान किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के परिसर के अंदर छात्र होता है, कोई बिरादरी नहीं होती है, छात्र एकता की बात कही जाती है। ले बात ये जिस ढंग से चीज रखी गई है, इसके कारण छात्रों के अंदर विभाजन की एक स्थिति का निर्माण होगा जो बड़ा खतरनाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को रोका है। साथ ही साथ जो शिकायतें होंगी, बहुत सारी झूठी शिकायतें होती हैं, झूठी शिकायतों के
लिए दंड का प्रावधान था 2012 के नियम में, और इसमें यह कोई प्रावधान नहीं है, तो इसके कारण भी लोगों के अंदर एक आक्रोश की स्थिति बनी है। मैं समझता हूं कि शासन को, सरकार को इसके ऊपर विचार करके इसके अनुरूप ऐसा बनाना चाहिए जिसमें अनुच्छेद 14 है, 15 है, 21 है, तीनों के अनुरूप, संविधान के इन तीनों अनुच्छेद के अनुरूप सारा विचार करते हुए एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जाए जिसके आधार पर सामाजिक समता, समरसता, एकता, छात्रों की एकता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़े। किसी भी प्रकार का विभेद नहीं आना चाहिए, इस स्वरूप का दर्शन होना चाहिए। इस प्रकार का रीड्राफ्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा है। कलराज मिश्र जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सरकार को ये पता है कि कम से कम देश जब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के अपने लिए बड़े ख्वाब सजोकर आगे बढ़ रहा है, 2047 तक हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, उस समय जाति विहीन समाज की बजाय अगर जाति आधारित संरचना हम विश्वविद्यालयों के अंदर भरने लगेंगे, छात्रों को बताने लगेंगे तुम अगड़े, तुम पिछड़े, तुम ऐसे, तुम वैसे, अगर इनके ऊपर आरोप लगा दो फिर इनको जेल हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था यूजीसी और सरकार की ओर से क्यों की गई? क्योंकि अब ये सवाल तो सीधे सरकार से है ना कि आप ऐसी व्यवस्था क्यों लेकर आए 2026 में, जब आप 2047 के विकसित भारत का दम भरते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, देखिए जाति विहीन तो स्थिति नहीं हो सकती। हाँ, जाति रहते हुए भी सामाजिक समता और समरसता का स्वरूप निर्माण किया जा सकता है, बशर्ते उसके अनुरूप योजना बनाकर क्रियान्वित करने की कोशिश की जाए, और हमारे संविधान के अंतर्गत है, ये सारी चीजें की जा सकती है। मेरा केवल आग्रह है शासन से, सरकार से, क्योंकि सरकार की नीयत है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस आधार पर हम काम करें। जब सरकार की नीयत प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रही है, उसमें यह नियम बड़ा बाधक है। छात्रों के अंदर ये इस प्रकार की स्थिति होगी, बड़ा बाधक है। इसलिए मैं शासन से स्वयं आग्रह किया हूं, कल के पत्रकार वार्ता के अंदर भी मैंने कहा है कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और पुनर्विचार करते हुए इसको वापस लेकर ऐसी स्थिति बनानी चाहिए जिसके कारण छात्रों के जो उनके खिलाफ अपमानजनक होते हैं, सबको शिकायत करने का अवसर मिलना चाहिए, और सबके शिकायत के आधार पर उसका निवारण होना चाहिए। और जो झूठी शिकायतें की जा रही हैं, झूठी शिकायतों पर दंडिक प्रावधान होना चाहिए, ये हमारा आग्रह है। पिछले बार जो जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर से बनाया जाए, पिछले बार जो हुआ था, कहा गया कि संख्या बड़ी बढ़ गई, 2019 और 2023 के बीच में 118.4% का बढ़ोतरी हुई है। कहा गया है कि 1160 केसेस शिकायतें प्राप्त हुई है, कहा गया है कि ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण हुआ है, लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि इसमें झूठी शिकायतें कितनी हैं, इसको नहीं बताया गया, क्योंकि झूठी शिकायतें ज्यादा होती हैं, और झूठी शिकायतों के करने वाले के खिलाफ अगर दंड का प्रावधान नहीं होगा तो और खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए हम शासन से भी मेरा आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बात कही है और कहा है कि ऐसा ड्राफ्ट बनना चाहिए जिससे सामाजिक समरसता में किसी प्रकार का बाधा नहीं पैदा होना चाहिए, छात्रों के समरसता में कोई बाधा नहीं पैदा होना चाहिए, एक अच्छी स्थिति का निर्माण होना चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार को उस प्रकार का ड्राफ्ट बना के देना चाहिए, भले ही योग्य लोगों की कमेटी बनाकर उनसे परामर्श करते हुए किस ढंग से संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर हम अपना प्रारूप तैयार करें, जिसके आधार पर सारे छात्र ठीक से रहें, और जो आक्रोश इस समय चला है। बिल्कुल, कलराज मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, उसके बाद मैं डिबेट में बाकी लोगों के पास लौटूंगी। मेरा ये सवाल है, देखिए यहाँ पर तो सवर्ण छात्रों ने अपनी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला आ गया, नोटिस भी जारी कर दिया गया है, लेकिन अब एक दूसरा पक्ष जिस आरक्षण की हम बात करते हैं, हमारे जो कमजोर दलित वर्ग के लोग हैं, अभी भी देश के अलग अलग हिस्सों में जाइए, अभी भी उनकी गरीबी हो, उनके शिक्षा का स्तर हो, उनका रहन सहन हो, वो दूर होता हुआ क्यों दिखाई नहीं देता है? सवाल बड़ा ये है, आरक्षण का सही लाभ उन जरूरतमंदों तक आखिर क्यों नहीं पहुंच रहा जो वास्तव में उसके हकदार हैं? इस पर भी आज जब देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से कहा जाता है अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं, हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम पीछे जा रहे हैं? तो ये जो समृद्ध लोग हैं अनुसूचित जाति के, ये स्वयं खुद आगे आकर क्यों नहीं अपील करते
कि हमारे जो दलित गरीब हैं, जो पीछे हैं, जो सशक्त नहीं हैं, जो मजबूर आज भी दिखाई देते हैं, उनको मजबूत करें, उनके हाथों में ताकत भरें। ऐसा समाज कब बनेगा कलराज मिश्र जी? मेरा ये कहना है कि जो दलित हैं, वंचित हैं, जो बहुत गरीब हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन्होंने आरक्षण का लाभ उठाकर अपनी संपन्नता प्राप्त कर ली है, उसके बारे में विचार होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। विचार करके उनके लिए कैसी व्यवस्था करना और बाकी के दलित वंचित लोगों को किस तरीके से लाभान्वित करना, इसके लिए बार बार बैठ करके अनुसरण करते हुए इसके बारे में नई योजना बनानी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का हर्ज नहीं है। सबको मूल धारा में ले आने की आवश्यकता है। अब मूल धारा में उसी समय हम ला सकते हैं जबकि सबके लिए प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उनकी संपन्नता क्रमशः आगे आती जाए, उस प्रकार की सारी चीजें उनको प्रदान की जाए, तो मूल धारा में आकर सामाजिक समरसता और समता के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। उसको किया जा सकता है। ये सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने पर ही हो सकता है। ये क्रमशः हो भी रहा है, वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, लेकिन इसको प्रभावी तौर पर करने की आवश्यकता है। ऐसे सारी चीजों से बचने की जरूरत है जिसके कारण जाति भेद, भेदभाव और आपस का नफरत का स्वरूप निर्माण होता हो, इससे बचने की आवश्यकता है। ये उसी समय हो सकता है कि संविधान के धाराओं के अनुरूप संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर योजना बनाकर काम करें, तो निश्चित रूप से जैसा हम समाज बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनकी ओर से यकीनन जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं उसका असर भी दूर तक जाएगा, क्योंकि जाति विहीन समाज की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि हमारा जो वो समाज है जिसको लेकर एक वक्त पर हम सब जानते हैं किस तरह की टिप्पणी की जाती थी। हालांकि उसके बाद एक ऐसी व्यवस्था भी बनी कि आप जाति आधारित कोई भी टिप्पणी या जाति आधारित इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वास्तव में हमें अब जाति से ऊपर बढ़कर अपने बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा सोचना है, वो ज्यादा अच्छी शिक्षा हासिल करें, वो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करे। इस तरह की व्यवस्था लेकिन बनेगी कैसे? अनुराग ढांडा जी, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उस पर आपकी प्रतिक्रिया, आम आदमी पार्टी क्या देख रही है, क्या सोच रही है इसे लेकर? अनुराग जी। देखिए चित्रा जी, हम लोग तो पहले ही कहते थे, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी इस बात पे मोहर लग गई कि भारतीय जनता पार्टी का काम लोगों को आपस में लड़ाना है। कभी जातियों को आपस में लड़ाते हैं, कभी धर्मों को आपस में लड़ाते हैं, कभी स्टेट्स को आपस में लड़ाते हैं। जब तक ये आपस में लोगों को लड़ा नहीं लेते तब तक इनको चैन नहीं पड़ता। उस नफरत के सहारे अपनी राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे बताइए, इस बिल जो इन्होंने ये रेगुलेशंस लाए, कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि उसकी लैंग्वेज एम्बिगुअस है, मतलब साफ साफ नहीं लिखा है। अगर तो वो कोई फेवर करना चाहती थी सरकार SC ST को, OBC को, अगर कोई मदद करना चाहती थी, कोई उनको एम्पावर करना चाहती थी, तो साफ साफ लिख देते ना उसमें। इनके पास लिखने वाले लोगों की कमी है क्या? इनके पास लीगल नॉलेज वाले लोगों की कमी है क्या? इसका मतलब जो कुछ लिखा जानबूझ के लिखा, और अगर इसके अंदर जानबूझ के इन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से वैमनस्य बढ़े, वो भी कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि भाई लैंग्वेज ऐसी है जिससे वैमनस्य बढ़ेगा, लड़ाई बढ़ेगी आपस में। तो इसका मतलब मोटिव भारतीय जनता पार्टी का ये है कि लोगों को किस तरीके से लड़ाया जाए। अगर वो समानता का अधिकार देना चाहते हैं, अगर वो सही मायने में SC ST OBC को फायदा पहुंचाना चाहते, तो जगह जगह पे संविधान खत्म करने की, बाबा साहब के फोटो हटाने की, उनके नाम स्कूलों से हटाने की ये प्रयास नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम नहीं करती भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, क्योंकि वहीं पे तो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं गरीब बच्चे, वहीं पे तो सबसे ज़्यादा SC ST OBC के बच्चे पढ़ते हैं। उनका ख्याल इनको कभी नहीं आता। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा काम किया गया पिछले कुछ दिनों के अंदर, देश के अंदर जो वैमनस्य पैदा किया गया, इसको मकसद के साथ किया भारतीय जनता पार्टी में। ये किसी के सगे नहीं है। हिंदू मानते थे कि ये हमारी पार्टी है, हमारे सगे होंगे। शंकराचार्य जी का अपमान इन्होंने कर दिया, मणिकर्णिका घाट पे मंदिर इन्होंने तोड़ दिया। ये हिंदुओं के सगे नहीं है। ये अगर कोई जाति ये मानती हो कि ये हमारे सगे हैं तो उनका भी वहम निकल गया होगा। ये किसी के सगे नहीं है। इनको आपस में लोगों को लड़ा के, टकराव करा के सिर्फ सत्ता हासिल करनी है। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया इस पूरे एपिसोड से।
ठीक है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं अनुराग ढांडा जी कि सिर्फ महापुरुषों की फोटोग्राफ्स अपने ऑफिस में या स्कूलों में लगा देने से बात नहीं बन जाने वाली। अगर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन को, उनके बनाए उसूलों को, उनके सिद्धांतों को और जो बाबा साहब आम्बेडकर संविधान देकर गए हैं उसको हम आत्मसात करें तो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि बड़ी बड़ी तस्वीरें तमाम दफ्तरों में लगाई गई और उसके बाद भी हम सब ने देखा कि किस तरह की खबरें वहां से निकलकर सामने आती हैं। लेकिन अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। बाबा साहब आम्बेडकर भी चाहेंगे कि उनकी तस्वीरें लगाने के बजाय वो जो बोल कर गए हैं, वो जिस समानता की बात कहकर गए हैं, अगर उसको समाज अपनाए तो कहीं ज्यादा अच्छी बात होगी और उससे समाज आगे बढ़ पाएगा। सुजाता पांडे जी, अब आपके पास आते हुए, अच्छी शिक्षा मिलेगी कैसे जब शिक्षा के नाम पर इस देश के भीतर राजनीति होगी? सुजाता पांडे जी, अच्छी शिक्षा देने पर फोकस होना चाहिए था या जाति के आधार पर समाज को हम बांट दें और विश्वविद्यालय में छात्रों से उनकी जाति पूछकर व्यवस्था दें? सुजाता पांडे जी। चित्रा जी, पहले तो ये जानना जरूरी है आपके व्यूअर्स के लिए कि ये किसी एक पार्टी की ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं थी, तो किसी एक पार्टी को सिंगल आउट करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें 16 बीजेपी के थे तो 4 कांग्रेस के भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन्होंने ये पूरे नियम बनाए। 3 एसपी के थे, 2 टीएमसी के थे, 1 सीपीएम का था, 1 डीएमके का था, 1 एनसीपी का था और बाकी सारी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव इस ड्राफ्टिंग कमेटी में थे जिन्होंने ये नियम बनाया। उसमें जो भी बातें सामने निकल के आई इस पर ये बहस करी, तो किसी एक पार्टी की तो बात नहीं है। दूसरा, यहाँ पे किसी एक पार्टी पे आरोप लगाना कि वो पार्टी ये नहीं कह रही है, वो बांटना चाहती, तो क्या अरविंद केजरीवाल का कोई स्टेटमेंट सुना आपने कि ऐसे तो वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे पर आज छात्रों की आवाज बनने से बिल्कुल बिगड़ गए, पता नहीं कहाँ टुपे। लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना चित्रा जी, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वो यूजीसी के नियम पे स्टे है, वो उस आइडियोलॉजिकल जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं जिनकी आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल मोटिव जो शिक्षा के जरिए एक राजनीतिक हथियार ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उस पर एक बड़ा तमाचा है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जानबूझकर अस्पष्ट भाषा लिखी गई चित्रा जी, वेग भाषा लिखी गई ताकि डर और दबाव दोनों बना रहे, उसका स्पेस रहे। जानबूझकर भेदभाव की भाषा जो है चुनिंदा की गई ताकि समानता नहीं, जो क्लासिफिकेशन है और जातीय भेदभाव स्थायी बना रहे। अगर इनकी मंशा सुरक्षा की होती ना तो सुरक्षा सबको दी जाती, अगर सुधार की होती तो बात सुधार की होती। आज जैसे आपने खुद कहा कि अगर टॉप 10 विश्व में विश्वविद्यालयों की गिनती होती है तो उसमें भारत कहीं नाम नहीं आता। जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें कितने डोनेशन दिए जाते हैं और कौन कौन से पॉलिटिकल परिवार उनको चलाते हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये सारे, हाँ, टॉप 100 में भी देख लीजिए आप, बिल्कुल नहीं आता उसमें ना। तो ये हमारे लिए शर्म की होती। ये बात अगर सुधार की होती ना तो सुधार में बात होती, लेकिन मंशा वो थी ही नहीं। मंशा तो ये थी और सबकी मंशा थी, क्योंकि ड्राफ्ट में जो, और यहाँ पे रोहित बरमला केस का जिक्र किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि कमेटी बनाइए, देखिए कि भेदभाव नहीं हो कैंपस में, तो उन्होंने ओबीसी पे कोई टिप्पणी नहीं की थी। ये बाद में उसमें घुसाया गया क्योंकि सबके लिए पॉलिटिकली सूट करता है कि ओबीसी को घुसा के, क्योंकि सबको उसका वोट चाहिए। सबको पता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला नारा। सुजाता पांडे जी, जब आप सबको लपेटे में लेंगे, एक सेकेंड, सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार एनडीए की है। आप विपक्षी दलों को अगर बोलेंगे कि नहीं, विपक्षी दल भी भैया इसमें शामिल थे और उस समय किसी ने भी विरोध नहीं किया, 80% सवर्णों के वोट हासिल करेगी बीजेपी, और बैठकर जब इस तरह की टिप्पणी आएगी सर्वोच्च अदालत से, फिर आप टोकेंगे विपक्षी दलों को। भारतीय जनता पार्टी, अगर बीजेपी का जन्म ही हुआ है, वो हिंदुत्व के नाम पर जन्मी है और आज जाति के आधार पर अगर वो राजनीति कर रही है तो सवाल पलटकर भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाएगा, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की 1980 वाली विचारधारा कहाँ गई? आज जातियों के नाम पर जो होड़ मची हुई है पार्टियों के भीतर, नहीं, एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ मची हुई है और बीजेपी भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहती है। विपक्षी दलों की ओर से जो भी कहा जाए, सरकार तो आपकी है ना, सरकार आपकी है, नियम आपके हैं, ज्यादातर लोग आपके हैं, आप उसमें व्यवस्था कीजिए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। सख्त प्रशासन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद आकर उन्होंने क्या कहा, परफॉर्म और सिर्फ परफॉर्म। बजट सत्र में हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा रहेगा, परफॉर्मेंस का। जाति के आधार पर जब हम समाज की संरचना करेंगे, यूनिवर्सिटी के भीतर बच्चे क्या परफॉर्मेंस देंगे? वो तो एक दूसरे को नीचा दिखाने, और उनकी उम्र क्या होती है यूनिवर्सिटी में, आप उनको अच्छा शेपअप करें ताकि आगे चल के बेहतर भारत के भविष्य के तौर पर वो काम कर सकें। वो तो जाति के आधार पर लड़ मर जाएंगे। हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं सुजाता पांडे जी?
नहीं चित्रा जी, इसीलिए तो मैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ, उनके समर्थक हूँ, आइडियोलॉजिकली अलाइंड हूँ, फिर भी क्वेश्चन कर रहे हैं। और यही शायद हमारे में और उनमें वो ये बात अलग है, पार्टी विद द डिफरेंस। हम शायद इसीलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ इस बात की इसका स्पेस है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो जो लोग समर्थन करते हैं पार्टी का, वो भी उस नियम के, उस कानून के विरोध में खड़े होते हैं और उससे उनकी जो आइडियोलॉजी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए सवाल सरकार से हो रहे हैं और हमारे जैसे लोग ही सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो किसी सोशल मीडिया पे हो या फिर टीवी पे हो। इसीलिए आज ये जानना जरूरी है कि इसमें सारी पार्टियों की मंशा बिल्कुल थी, लेकिन सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। मैं नहीं मानती कि सरकार इससे अपना पल्ला झाड़ सकती, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें जितने सारे लोग थे ये सब सरकार का चयन करती है। यूजीसी जो सरकार के अंदर आती है, मंत्रालय के अंदर आता है एजुकेशन मिनिस्ट्री को, तो उनको इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी तो इसीलिए दिया है कि आपका पक्ष तो सुनेंगे ही, लेकिन ये भी बताइए कि ये सारी चीजें ऐसे क्यों लिखी गई जैसे कि कोई एकेडमिक पेपर हो, कोई रूल नहीं हो। इतना वेगनेस क्यों रहा गया, इसकी मंशा को एक्सप्लेन करना गया है। तो मुझे लगता है कि हमें उसका वेट करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगली जो सुनवाई है उसमें सरकार को नोटिस कर उनका पक्ष एक्सप्लेन करने को कहा है, और साथ ही ये कहा है कि इसको फिर से देखिए। तो इस पे इसीलिए मैंने कमेटी की बात की कि कमेटी के मंशा पे भी सवाल है, और वहां कमेटी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये सारे राजनीतिक दल अपना पॉलिटिकल मोटिव जरूर देख रहे थे। इस बात से उसके अध्यक्ष तो दिग्विजय सिंह रहे, कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, ठीक है, लेकिन उनकी ओर से भी तमाम बातें कही जा रही हैं। कुल मिलाकर आज देश की ओर से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अर्जित किया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वक्त पर कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए, और देश तब रहेगा जब हम अपनी युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखा पाएंगे। युवा पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए उनको अच्छी शिक्षा दिए जाने की ज़रूरत है, उनके भीतर जाति का जहर बोने की ज़रूरत नहीं है। और यूजीसी ने ये जो व्यवस्था की, आज देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से जो टिप्पणी आई है, यकीनन यूजीसी खुद के भीतर झांक कर देखे और इस बात को पाए कि उसने कितना गलत काम किया था जाति के आधार पर छात्रों को बांटने की जो सियासत यूजीसी की ओर से की जा रही थी। और सरकार को भी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को, ये बात सुनिश्चित करना होगा कि आपकी विचारधारा क्या है। अगर आप भूल रहे हैं तो उसको याद दिलाना भी बेहद ज़रूरी है। हिंदुत्व के नाम पर सरकार में आने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर जाति के आधार पर राजनीति करना चाहेगी तो आप में और बाकियों में फर्क क्या रह जाएगा, सोचिएगा जरूर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।